हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रकाशिकी समवायता को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको कहा भी था कि उस वीडियो के अंदर लास्ट में हमने जो रेशमिक मिश्रण पृथक्करण की जो विधियां पढ़ी है उसका एक इमेज और साथ में वर्ण लेखिकी जो क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको बताया गया है उसका भी मैंने एक इमेज जो होती है वो साथ में ऐड की है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम ले रहे हैं आज इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है, वो है संरूपण समावयवता। जो हमने त्रिविम समावयता पढ़ी थी जिसके दो भाग पढ़े थे, है ना, विन्यासी और दूसरा संरूपण समावयता के बारे में बताया था। तो संरूपण समावयता का मतलब ये होता है कि ऐसे यौगिक, जैसे अपन को इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसकी परिभाषा में बताया था कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, एकल बंध उपस्थित हो। क्या बंध उपस्थित हो? एकल बंध उपस्थित होता है और एकल बंध के कारण इसमें क्या पाया जाता है, मुक्त घूर्णन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? मुक्त घूर्णन की क्रिया होती है। तो मुक्त घूर्णन उपस्थित होने के कारण इसमें एक समावयवी दूसरे समावयवी के अंदर, है ना, कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, स्वतः परिवर्तित हो जाता है। यानी उससे बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके समावयवता को दर्शाने के लिए दो उदाहरण हमारे सिलेबस के अंदर है। इसमें सबसे पहला, आज अपन पहला उदाहरण ले रहे हैं, वो है एथेन में संरूपण समावयवता, या ये कह सकते हैं एथेन में संरूपण। ठीक है, अब देखो आप एथेन, एथेन का सूत्र क्या लिखते हैं अपन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन का सूत्र है। ठीक है, और संरचना अगर आप इसकी बनाते हो तो इसकी संरचना में यूं बताएंगे, C एक H, दूसरा H, तीसरा H, इधर भी कितने हो जाएंगे, 3H। और आप देख रहे हो प्रत्येक कार्बन के साथ में सभी बंध क्या है, एकल बंध है, यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं। कौन से बंध होते हैं? सिग्मा बंध उपस्थित होंगे। और सिग्मा बंध उपस्थित है, कार्बन का संकरण जो अपन लेते हैं वो कौन सा होगा, sp3 संकरित कार्बन परमाणु होता है। तो एकल बंध उपस्थित होने के कारण इसमें मुक्त घूर्णन की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है। इसीलिए इसकी समावयवता को संरूपण समावयता के अंतर्गत दर्शाया गया है। और इसमें संरूपण के अंदर इसके दो विन्यास बताए गए हैं। पहला विन्यास इसमें बताया गया है, इसके अंदर अपन लेते हैं कि एथेन में, विन्यास भी बता सकते हो या समावयवी भी बता सकते हो। तो एथेन में दो प्रकार के समावयवी होते हैं। कितने? दो समावयवी होते हैं। और वो दोनों समावयवी कौन से होंगे? एक तो अपना इसके अंदर समावयवी होता है जिसे कहते हैं ग्रसित रूप। कौन सा? ग्रसित रूप, जिसे इक्लिप्ट कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर होता है आंतरिक, आंतरिक या कौन सा? आंतरिक रूप। आंतरिक या आंतरिक रूप को कहा जाता है। तो इसको स्ट्रेच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रसित रूप और सांतरित और अंतरित रूप क्या होते हैं? तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें दो प्रक्षेपण पढ़ेंगे जो एथेन समावयवता जो प्रदर्शित करता है। एथेन के अंदर दो प्रक्षेपण आते हैं। पहला आता है न्यूमान या न्यूमैन प्रक्षेपण, न्यूमान या न्यूमैन प्रक्षेपण के बारे में। ठीक है, और दूसरा अपन पढ़ेंगे सौहार्ष प्रक्षेपण। कौन सा? सौहार्ष प्रक्षेपण के बारे में। आपको याद होगा ये अपने 11th के अंदर जो एथेन वाला पार्ट पढ़ा था, उस एथेन वाले पार्ट के अंदर हमने इस समावयवता को, कौन सी? एथेन में समावयवता, जो ये दोनों रूप है, इसको बड़े विस्तृत रूप से लिया था। और वही का वही टॉपिक अभी अपन इसमें वापस इसमें रिपीट करेंगे। तो आपको ये तो बताना है न्यूमान, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं इसको, न्यूमैन प्रोजेक्शन, और इसको कहा जाता है सौहार्ष प्रोजेक्शन।
ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आपको वापस बता देता हूं, एथेन में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण यानी सिग्मा बंध उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन आसानी से होगा, इसीलिए ये एथेन जो होता है वह क्या करता है, संरूपण समावयवता दर्शाएगा। इसकी समावयवता में दो होंगे समावयवी, ग्रसित रूप और आंतरिक या सांतरित रूप कहलाता है। ठीक है, और इसकी समावयवता को समझने के लिए दो प्रक्षेपण सूत्र हमें याद रखने हैं, जिसमें पहला आएगा न्यूमान प्रक्षेपण और दूसरा कौन सा होगा, सौहार्द प्रक्षेपण। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन शुरू करते हैं ये दोनों रूप। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करते हैं इसमें समावयवता। देखिए, एथेन की संरचना को दर्शाने के लिए जो हम न्यूमान प्रक्षेपण ले रहे हैं, पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं इसके अंदर, वो है न्यूमान प्रक्षेपण। ये न्यूमान बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, ये न्यूमान या न्यूमैन प्रक्षेपण। ठीक है, अब हमने इसमें बताया कि इसमें दो रूप हैं, एक कौन सा है, ग्रसित, और दूसरा कौन सा है, सांतरित। वैसे आपको सांतरित याद रखना है, और ये तो अभी किताब के हिसाब से अंतरित रूप भी दिया गया, सांतरित या अंतरित रूप के रूप में, दो समावयवी है ना। तो न्यूमैन ने ये बताया कि जो एथेन है, एथेन का सूत्र लिखते हैं ना अपन ये CH3 के रूप में, ये इस तरह से है ना। तो इन्होंने कहा कि अगर हम देखो, ये संरचना इस तरीके से ले सकता हूं मैं, ये हमारे पास एक पेन जैसे मैंने दिया है, ये मार्कर पेन है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन यूं देखते हैं तो ये है हमारे नजर के सामने, और इसके जस्ट पीछे वाला भाग यहां सामने से देखेंगे ना तो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर हम इसको यूं माने कि ये एथेन की संरचना मानते हैं, इसमें पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तो पहला कार्बन जो हम यहां से सामने से देखते हैं, तो जो हमारी नजर के सामने वाला कार्बन है, उस कार्बन को इन्होंने क्या किया, एक बिंदु के रूप में बताया। किसके रूप में, एक बिंदु के रूप में, जो हमारी नजर के सामने वाला है। फिर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो तीनों हाइड्रोजन को इसके यहां से 120 डिग्री के कोण पर निकलती हुई 3 रेखाओं के सिरों पर बताया गया है। ठीक है, तो पहला जैसे मैंने बताया एक, ये दूसरा, और यहां से अपन लेते हैं ये तीसरा, ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु बता दिए। ठीक है, अब ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु क्या है, 120 डिग्री के कोण पर निकलती हुई 3 रेखाओं के सिरे पर बताया गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पीछे वाला कार्बन देखो, यहां से देखते हैं, सामने से तो हमें पीछे वाला कार्बन नहीं दिखाई देता है, तो पीछे वाले कार्बन को यहां पर इन्होंने एक वृत्त की परिधि के रूप में बताया। किसके रूप में, वृत्त की परिधि के रूप में बता दिया। ठीक है, और ये कहा कि इसमें या इस कार्बन के साथ में जो तीनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, वो वृत्त की परिधि से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन हमने इसमें दो रूप बताए, कौन सा, ग्रसित और सांतरित रूप। तो पहले मैं ग्रसित रूप की बात कर रहा हूं। तो ग्रसित रूप जो होता है, ग्रसित रूप के अंदर क्या बताया गया कि अब यहां से ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इस तरह से यूं डॉट लाइन के द्वारा दर्शा देते हैं, एक H। ठीक है, क्योंकि पीछे वाला है ना, तो इसको डॉट लाइन से बताया। अब यहां से बताएंगे तो इस हाइड्रोजन, इधर दूसरे हाइड्रोजन को इस डॉट लाइन के द्वारा, और इधर से बताते हैं तो इसको यहां से एक डॉट लाइन बता दो यूं, ये H। ठीक है, अब देखो आप, इसके अंदर ये कहा गया है कि जब यहां से हम देख रहे हैं कि इसके तीनों हाइड्रोजन परमाणु, जैसे ये पहला हाइड्रोजन है, यहां से देखेंगे तो ये हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन को पूर्ण
हमेशा ढक देता है। यानी यहां से देखेंगे ना तो पीछे वाले कार्बन और तीनों हाइड्रोजन जो होते हैं वह हमें दिखाई नहीं देते हैं, यानी दोनों एक ही सीध में आ जाते हैं। जैसे ये हाथ है मेरा, अब इस हाथ के बिल्कुल ये जैसे अंगुलियां है ना, तो इसको यूं बराबर ले लो आप, यूं, ये स्थिति है ना। अब इस स्थिति में देखो यहां से अपन को एक हाथ ही दिख रहा है, लेकिन यूं वास्तव में देखे तो ये दोनों हाथ इस तरह से आ रहे हैं। तो पहले वाले यानी अपनी नजर के सामने वाले कार्बन परमाणु और उसके हाइड्रोजन में अगर पीछे वाले कार्बन और उसके हाइड्रोजन को वह पूर्ण रूप से इस तरह से ढक देता है, तो इस रूप को इन्होंने नाम दिया है, कौन सा? ग्रसित रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? ग्रसित रूप कहलाता है। और ये कम स्थायी होता है। क्या होता है? कम स्थायी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की जो दूरी है वह बहुत ही कम होती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में प्रतिघर्षण की क्रिया हो जाती है और इस प्रतिघर्षण की क्रिया के कारण ये क्या होगा? कम स्थायी रूप बताएंगे। अब सेकंड रूप कौन सा आता है? सांतरित रूप। सांतरित में क्या करोगे? पहले वाले कार्बन जो अपन ने बताया बिंदु के रूप में, इस बिंदु के रूप में कार्बन और इससे हाइड्रोजन को तो यूं ही रखो स्थिर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ना मुक्त घूर्णन होता है, तो मुक्त घूर्णन क्या होगा? ये पूरा नहीं घूमेगा, इस कार्बन को घुमा सकते हो। अब मैंने इसको पकड़ा, अब जैसे ये पीछे वाला कार्बन है, ठीक है, इस पीछे वाले कार्बन को मैं यूं घुमाता हूं ऐसे, ठीक है। देखो यहां से ये नजर के सामने वाला, ये पीछे वाला कार्बन है, इसको अपने अक्ष के ऊपर क्या किया? घुमाया। घुमाते हैं तो घुमाने पर ये स्थिति हो जाएगी कि ये जो डॉट लाइन वाले कार्बन है ये पहले वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु है उनके बिल्कुल बीच में स्थित हो जाएंगे। कैसे होते हैं? देखो आप सबसे पहले तो आप ये रूप बनाओ डॉट लाइन वाला, तो डॉट में तो ये एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों हाइड्रोजन बता दिए। कौन से हैं अपने? पहला जो नजर के सामने वाला कार्बन है, और नजर के पीछे वाले कार्बन को अपन ने किसके द्वारा बताया? ये वृत्त के रूप में। अब हमने क्या किया है? देखो इसको घुमाया है और इसको ऐसे घुमाया कि ये जो डॉट लाइन वाले हाइड्रोजन इसमें दिख रहे हैं जो कि इसके पीछे की तरफ है, छुपे हुए हैं, वो इनके बिल्कुल बीच में आ जाएंगे। अब बीच में कैसे आएंगे? जैसे ये है ना, एक हाइड्रोजन आ जाएगा बिल्कुल इसके बीच में, ये एक H इसके बीच में आ जाएगा और एक H इसके बीच में आ जाएगा। ये इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो ये संरचना जो होती है ये ग्रसित रूप है और ये कौन सा होगा? सांतरित रूप। सांतरित या आंतरित रूप कहलाता है। सांतरित या आंतरित रूप कहलाता है और ये स्थायी क्या होगा? अधिक होगा। स्थायी अधिक होने का कारण ये है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो जब परस्पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होंगे तो इनके बीच में प्रतिघर्षण होगा नहीं किसी भी प्रकार का, और जब किसी भी प्रकार का प्रतिघर्षण नहीं होगा तो आप इसको बता सकते हो कि ये स्थायी रूप में कहलाता है। तो पहला इसमें ग्रसित रूप, याद रखिएगा, नजर के सामने वाले कार्बन को बिंदु के रूप में और उससे जुड़े तीनों हाइड्रोजन को 120 डिग्री के कोण पर निकलती हुई तीन रेखाओं के रूप में बताते हैं, ठीक है। और पीछे वाले कार्बन को जो हमें दिखाई नहीं देता है उसको एक वृत्त की परिधि के रूप में लेते हैं और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को जब हम दर्शाते हैं तो अगर आगे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को ढक देते हैं तो वहां कौन सा रूप होगा? ग्रसित रूप होगा। और इसमें बताएंगे कि जो ये ग्रसित रूप है इसमें पीछे वाले कार्बन जो लिया है, इस पीछे वाले कार्बन को जब अपन घुमाते हैं इसमें मुक्त घूर्णन की क्रिया होती है, तो घुमाने पर ये हाइड्रोजन परमाणु जो पीछे वाले हैं वहां इस आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल मध्य में स्थित हो जाते हैं। तो वह रूप कौन सा कहलाएगा? सांतरित या आंतरित रूप कहलाता है। तो इन दोनों में कौन सा रूप ज्यादा स्थायी होगा? ये सांतरित रूप। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है, ठीक है। तो ये पहला प्रक्षेपण है जिसे हम न्यूमैन प्रक्षेपण के नाम से जानते हैं। इस पार्ट की थ्योरी कौन सी?
एथेन में संरूपण समावेता क्लास 11th के अंदर मैंने आपको पूरी लिखाई है, याद रखिएगा, पूरी लिखाई हुई है न्यूमान और सौहार्द प्रक्षेपण को। तो वो अगर आपके पास में कॉपी है तो उससे देखकर भी आप इसको वापस लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलो अब अपन लेते हैं, ये जैसे न्यूमान प्रक्षेपण था तो दूसरे कौन आए थे, सौहार्द। देखो अब सौहार्द का प्रक्षेपण बिल्कुल अलग तरीके से बताया गया है। तो सौहार्द प्रक्षेपण दूसरा अपन लेते हैं, इसके अंदर सौहार्द प्रक्षेपण। ठीक है, अब सौहार्द प्रक्षेपण की जब बात की जाती है तो सौहार्द ने क्या किया कि जो ये एथेन की संरचना है इसमें ये बताया कि अगर हम ये इस तरह से इन्होंने दर्शाया है कि ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, परस्पर एक ही सीध में विन्यासित हो जाएं। एक ही सीध में विन्यासित का मतलब जैसे एक, ये दो, अब ये दो है ना तो सेम इस तरह से आपको दिखाई देंगे यूं, ये H, ये H, ये H और ये H, और इनके बीच ये जैसे अपन कहते हैं ना, ये एक ही सीध में यूं दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। और तीसरा हाइड्रोजन जैसे ये एक H है और ये यहां पर मैंने ये एक H बताया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन एक ही सीध में अगर आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये कौन सा रूप कहलाएगा, ग्रसित रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है, ग्रसित रूप, जो क्या होता है, कम स्थायी होता है। क्या होता है, कम स्थायी होता है। वास्तव में संरचना क्या होती है तो मैं आपको इस रूप में बताता हूं। देखो ये ना, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, अब एक हाइड्रोजन जो होता है ना उसको इन्होंने सिंपल वे में तो एक ये H बताया, एक ये H बताया, तीन हाइड्रोजन होते हैं ना, और दूसरे हाइड्रोजन को यहां से इन्होंने बताया इस डॉट लाइन के द्वारा, और इधर से भी इसको डॉट लाइन के द्वारा बताया, ये एक H, ये एक H, और दूसरा जो बताया वो डार्क लाइन के द्वारा दर्शाया गया है, ये एक और ये यूं, ये इस तरह से डार्क लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। तो डार्क लाइन से और इसके द्वारा दर्शाते हैं, तो इनके और इसके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, देखो डार्क लाइन है और एक क्या है, डॉट लाइन। डॉट लाइन हमें बताती है बहुत, मतलब नजर से दूर जाना, ठीक है, और डार्क लाइन बताती है नजर के सामने की तरफ। तो वास्तव में ये संरचना है ना वो इस तरह से दर्शाई जाती है। ये है ना, इसको थोड़ा सा यूं दर्शा देते हैं अपन, ये ठीक है, ये यूं दिखाई देते हैं। अब क्या किया कि इसमें बताया कि यदि हाइड्रोजन एक ही सीध में आ जाए तो इसे अपन सौहार्द के अंदर ग्रसित रूप कहते हैं। अब आप क्या करो, मुक्त घूर्णन है ना, तो मुक्त घूर्णन में इसको घुमा दो। अब इसको जैसे ही घुमाओगे आप तो ये रूप यूं दिखाई देगा, ये तो वही रहेगा H, ये तीनों H यही रहेंगे, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है। अब इसको घुमाया तो घुमाने पर ये एक, ये दो और ये तीन हो जाएंगे, ठीक है, ये एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा है। अब इनके बीच की दूरी आप देखो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इनके बीच की दूरी अधिक हो जाएगी तो ये जो रूप होगा ये कौन सा कहलाएगा, सांत्रित या अंतरित रूप कहलाता है। सांत्रित या अंतरित रूप कहलाता है, जो स्थायी क्या होता है, अधिक होता है। ये अधिक स्थायी रूप के रूप में माने जाएंगे। अब आप इसको जब चेंज करोगे तो इसको मैंने यूं घुमाया तो घुमाते ही ये कौन सा रूप था, ग्रसित रूप, है ना। और सांत्रित रूप जब आप इसका ही बनाता हूं, जैसे मैं इसको और बता देता हूं, अब सांत्रित रूप बनाएंगे ना तो इसके लिए ये एक H, अब आपने इसको डार्क वाले को यूं बता दिया, ये इसको यूं बता दिया आपने यहां से यूं, ठीक है, ये जनरल बता रहा हूं, और इसको डॉट लाइन वाले को इधर से यूं बता दिया H, और ये सिंपल वे वाला H, ये तो ये आ जाएगा।
अब यहां से बताते हो आप, तो ये तो यही है डॉट लाइन वाला, ये डॉट लाइन वाला H इधर आया, ये डार्क लाइन वाला H इधर आया, और ये कौन सा है, मेन H है। अब देखो क्या हो गई, दूरी चेंज हो गई। अब एक ये इधर पड़ा है, एक ये इधर पड़ा है, ये इधर है, ये इधर है, तो ये कौन सा रूप कहलाता है, सांतरित रूप कहलाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्थायी होते हैं और ये क्या होता है, कम स्थायी होता है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि एथेन में संरूपण समावयवता को दर्शाने के लिए न्यूमान ने जो प्रक्षेपण बताया वो वृत्त वाला बताना है, और सोहास का प्रक्षेपण, ये आप स्टूल देखो, मैंने आपको स्कूल में भी बताया था कि स्टूल की जो संरचना होती है, स्टूल में जो 4 पहिए होते हैं, उन पहियों मतलब जो इसके होते हैं, उनमें आप इसके अगर आप उसको घुमा के देखते हो तो यूं दिखाई देंगे, यूं बिल्कुल एक ही सीध में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो एक ही सीध में आएंगे तो एक दूसरे को ढकते हुए दिखाई देंगे, यूं ऐसे है ना। अब एक दूसरे को अगर ये ढकते हुए दिखाई देते हैं तब तो हम इसमें ये बताएंगे कि ये कौन सा है, ग्रसित रूप है। और एक भाग दूसरे भाग से बिल्कुल बीच में आ जाएगा, है ना, तो वो कौन सा कहलाएगा, सांतरित रूप कहलाएगा। तो आपको ये सोहास प्रक्षेपण और कौन सा था, अपने पहला वाला न्यूमान प्रक्षेपण, ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से याद रखने हैं। परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा एथेन में संरूपण समावयवता क्या होती है, या पूछेंगे न्यूमान प्रक्षेपण, एथेन में न्यूमान प्रक्षेपण को समझाइए। तो मैं आपको सवाल दे रहा हूं, याद रखना है, सवाल ये है एथेन में न्यूमान प्रक्षेपण को समझाइए। आपके पास 11th के नोट्स होंगे, उस 11th के नोट्स के हिसाब से आपको ये सवाल का आंसर कॉपी में लिखना है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ ये दोनों चीजें भी ध्यान रखनी है, ये कौन सा है, ग्रसित रूप, और ये कौन सा है, सांतरित रूप होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं, ये तो पहला था 11th के हिसाब से आपको पूरा समझाया है। ठीक है, अब सेकंड आएगा, इसके अंदर आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह एग्जाम्पल है अपना कौन सा, साइक्लोहेक्सेन। सेकंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है, कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन में संरूपण, ये भी बता सकते हो, या ये बता सकते हैं इसके अंदर कि वलय जो होती है, वलय संरचना में संरूपण, या वलय तंत्र में संरूपण समावयवता, वलय तंत्र में संरूपण के बारे में। ठीक है, अब ये क्या था कि अपने एक वैज्ञानिक थे, अभी मैं आपको इसका शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि इसके उदाहरण जैसे न्यूमान प्रक्षेपण और दूसरा कौन सा होगा, सोहास प्रक्षेपण, वो भी अपन लेंगे इसमें, जो पार्ट का लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर ये बताया है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोर। कौन से वैज्ञानिक थे, मोर ने ये बताया 1918 के अंदर कि जो साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन में, ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन संरचना है, तो साइक्लोहेक्सेन में हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन परमाणु उपस्थित है। कितने हैं, 6 कार्बन परमाणु। ठीक है, और जब आप इसकी संरचना देखोगे तो क्या है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये सॉरी ये आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। अब प्रत्येक कार्बन के साथ में दो दो क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए, ये CH2 के रूप में आती है, ये H ये H ये H, है ना। अब ये CH2 के रूप में आएगा, तो जैसे इसमें क्या कहते हैं कि प्रत्येक कार्बन जो है ना, वो प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित कार्बन है। कौन सा है, sp3 संकरित कार्बन है। किसके अंदर, इसमें, तो कार्बन है sp3 संकरित, और प्रत्येक कार्बन दूसरे कार्बन से, इनके बीच में जो कोण होता है,
ये कोण होता है 109 डिग्री और कौन सा 28 मिनट का होता है। कितने डिग्री का? 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें कोण पाया जाता है। और इस कोण के कारण ही ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी संरचना समतलीय, इसकी संरचना समतलीय षटकोणीय नहीं होती है, समतलीय षटकोणीय नहीं होती है। किसके कारण कहेंगे आप? तो इसमें एक तो संकरण बताओगे sp3 संकरण, और कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होने के कारण इसकी संरचना समतलीय षटकोणीय नहीं होती है, यानी ये दो रूप में पाया जाता है। इसके दो रूप आपको याद रखने हैं। किसके? साइक्लोहेक्सेन के दो रूप हैं, या दो समावयवी कह सकते हो आप, और दोनों समावयवियों को एक बताते हैं कुर्सी रूप के रूप में। कौन सा? कुर्सी रूप। और दूसरा अपन इसके अंदर कौन सा लेंगे? नौका रूप के रूप में। कौन सा? नौका रूप। कुर्सी रूप ज्यादा स्थायी होता है और नौका रूप जो होता है वो क्या होता है? कम स्थायी होता है। एक तरह से अपन जो अभी अपन ने प्रक्षेपण लिए, कौन कौन से? न्यूमान प्रक्षेपण और सौहार्द प्रक्षेपण, तो उसी तरीके से इसमें भी अपन साइक्लोहेक्सेन की संरचना के अंदर न्यूमान और सौहार्द प्रक्षेपण के बारे में जानेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का जो कोणीय विकृतीकरण है वो इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना है ये अपन को दिख रही यूं है साइक्लोहेक्सेन। अब यूं देखते हैं तो समतलीय षटकोणीय है, लेकिन ये वास्तव में ऐसी संरचना नहीं होती है। इसकी संरचना को यूं दर्शाया गया है, ये इस तरीके से, ये ना, ये यहां से यूं, फिर यूं, फिर यहां से, फिर यहां से, और फिर ये यूं। इस तरह से ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना बताते हैं। ये वास्तव में संरचना इस तरह से होती है। ये कुर्सी रूप के रूप में बताया गया है। और नौका रूप जो आएगा वो ये आएगा, ये इस तरीके से, जिसमें ये 6 कार्बन इस तरह से दिखाई देते हैं। तो एक होता है इसमें कौन सा? ये है कुर्सी रूप। अब आप कह रहे हैं कि ये कौन सी कुर्सी है? तो पुराने टाइम के अंदर, और ये कौन सा है? नौका रूप। ये तो दिख रही है अपन को नाव के रूप में। कुर्सी रूप पहले के टाइम में आती थी, जो लकड़ी की आती थी ना, बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, जिसमें यूं फ्लैट रहता है, बिल्कुल यूं सहारा, ये पीछे से यूं सहारा देते हैं लंबी, फिर ये यूं रहती है, फिर इसके नीचे वो पूरा क्या होता है? यूं सपोर्ट दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी संरचना बनाई गई है, जो कुर्सी रूप में है, और दूसरी कौन सी है? नौका रूप के अंदर है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लास्ट जो अपने इस पार्ट का पॉइंट है वो आएगा इसमें हेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समानता। वापस बता देता हूं कि मोर ने ये बताया था कि साइक्लोहेक्सेन में sp, प्रत्येक कार्बन sp3 संतरित होता है, और इसमें बंध कोण कार्बन कार्बन के बीच में कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें कोण उपस्थित होने के कारण इसकी संरचना जो होती है वो समतलीय षटकोणीय नहीं होती है। और इसमें मुख्य रूप से दो समावयवी पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो अपन इसमें बताएंगे कुर्सी रूप, जो ज्यादा स्थायी होता है, और दूसरा कौन सा होता है? नौका रूप, जो क्या होता है? कम स्थायी होता है। अब ये नौका और कुर्सी रूप की संरचना जो है वो अपन नेक्स्ट पीरियड के अंदर लेंगे, और कोशिश मेरी यही है कि लास्ट वही पीरियड होगा जिसमें अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें, जब अभी तक जो मैंने ये पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। एक बार इस पार्ट को वापस पूरा रिपीट कर दीजिएगा, एक बार रिपीट करना। ठीक है? धन्यवाद।